हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो बस का क्वेश्चंस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा सारे क्वेश्चंस का 90 to 95%। ठीक है, तो चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए दोस्त आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और अपने आंसर्स को लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर बाद में आप जोड़कर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर, पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं कि क्या है। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, देखिए जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा क्षेत्र है। ठीक है, वो भी पश्चिमी राजस्थान में सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा जगह है, तो जैसलमेर। चलिए मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे पेट्रोलियम। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी जान लें। तो मुंबई हाई मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957। ऑप्शन नंबर सी 1957 राइट आंसर है। देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखिए अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया अन्ना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, 1957 और 1964 ईस्वी के बीच में ढाले गए सिक्कों में अंतर करने के लिए नया पैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो भारत में दार्शनिक प्रणाली मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957। राइट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। केवल विनिमय मूल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हीरा। ए हीरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए भाई मेरे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लें। तो क्या है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार विनिमय की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जबकि हीरा उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। ठीक है, इस मूल्य को विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह अंतर इस मान्यता पर आधारित था कि केवल भौतिक वस्तुएं मूल्यवान होती हैं और सभी मूल्यों का स्रोत श्रम होता है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 23%। ऑप्शन नंबर बी 23%। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी है यहाँ पे। तो
देख लेते हैं हम। वन क्षेत्र से तात्पर्य प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्र से है जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। यह क्षेत्र उत्पादक है या नहीं। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा कृषि उत्पादन से संबंधित कार्य नहीं किए जाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा यह इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए ये चार्ट को कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत हुआ था। तो 1951 से, और इसका प्राथमिकता या उद्देश्य क्या क्या रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं चार्ट से। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सब लगातार हैं, और लक्ष्य की दर कितना था और प्राप्ति की दर कितना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्राथमिकता और उद्देश्य योजनाओं का, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से यहां से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय को। किसको है? उच्च न्यायालय को। देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान ले इसके बारे में भी। तो भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80A तथा अनुच्छेद 329B के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 1966 में किए गए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उच्च न्यायालय, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो संघ सूची में 97 मदें हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 97। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लें तो क्या है, संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, यद्यपि अंतिम विषय की संख्या कितनी है? 97 है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 में यह सूची दी गई है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, केंद्र सरकार को है। 100 विषयों की सूची में से एक विषय ऐसा भी है जिसे उपयोग में नहीं लाया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर है 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल्य कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो मूल्य कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किया गया था। देखिए थोड़ा सा जानकारी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए मैं बता दूं तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जब संविधान अपना बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद 4 क जोड़ा गया। ठीक है, 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था। देखिए भाई इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप देखिएगा। फिर क्या हुआ? देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, कहां से अपनाया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। तो यहाँ जो जानकारी है आप एक बार फिर से पढ़िएगा मेरे भाई, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। आर्टिकल 51A क्या क्या दिया गया है, 11 में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 से 2 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 हेक्टेयर। देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा जानकारी जान लें तो भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जो 1 से 2 हेक्टेयर अर्थात कहने का मतलब क्या है, 2.5 से 5 एकड़ भूमि पर खेती करते हो। ठीक है। और देखिए सीमांत किसान से क्या तात्पर्य है कि ऐसे किसानों से है जो अधिकतम 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हो। 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले किसान को सीमांत किसान का बोला जाता है, जबकि 2.5 से 5 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले को छोटे किसान बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1854 और 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए भाई, किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। रूस एक तरफ से था और तुर्की के साथ देखिए कौन कौन से थे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लें तो देखिए, क्रीमिया का युद्ध जुलाई 1853 से 1855 के बीच चला था। ये कहाँ चला था? तो काला सागर के आसपास, जिसमें फ्रांस, देखिएगा यहाँ पे, फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ से तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। ठीक है, क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। ठीक है, युद्ध का कारण स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। ठीक है, स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है, रूस और तुर्की। देखिए ये रूस एक तरफ से था और तुर्की, सार्डिनिया, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिलेशंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा जानकारी जान लें तो द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो दा विंची द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है। इस चित्र में ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। इस कथन का सत्यापन जॉन के उपदेश में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसको, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 मिहिर थे। 12 मिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 12 मिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है
कि बारहमिहिर एक भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। ये 6ठी शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। उन्हें मालवा के सुप्रसिद्ध शासक यशोधर्मन विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता था। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभ्रंश घाटी बनती है तो 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विभ्रंश घाटी 2 भ्रंशों के बीच बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। कौन सी झील है? अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नासिर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मेरे भाई। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लें तो ये देखिए कहाँ पे है, तो मिस्र में है। ये डैम बनाया कब गया था? तो 1958 और 1971 के बीच बनाया गया था। 1971 के बीच बनकर ये तैयार हो गया था और इसी डैम पर नासिर झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, नासिर यहां पे है, देखिए ये नासिर झील का निर्माण किया गया था। और ये झील यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नासिर झील है। ठीक है भाई, ये किस डैम पे बना है? तो असवान डैम पर बना है। ठीक, कहां पे है? तो मिस्र में है। किस नदी पर है? तो नील नदी पे है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। 31 राइट आंसर है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश 31 देखिए एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी भाई? अशांति कहां थी? देखिए अशांति है कहां थी? तो ये तक्षशिला में थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तक्षशिला में थी भाई। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, तो बिंदुसार का राज्य देखिए 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच था। मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमित्रघात, शीशेन, मद्रासार तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुधारा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। ठीक है, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था। ठीक है, पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ। दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व हो गया था। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो प्रसिद्ध पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। तो इतना इंफॉर्मेशन याद रखें बिंदुसार के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्श्विक अपर्दन, भूझरण। ठीक है, पार्श्विक अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, पार्श्विक या तिरछा मृदा अपरदन नदी घाटी को चौड़ा कर देता है, जबकि ऊर्ध्वाधर और नीचे की ओर होने वाला मृदा अपरदन नदी घाटी को गहरा कर देता है। लगातार ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण नदी घाटी बढ़कर विस्तृत और उथली हो जाती है। सहायक घाटियों के विकास और घाटी के ढालों का अपक्षय होने के कारण भी नदी घाटी अपरदित होती है। ठीक है, तो साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी पढ़ते जाइएगा मेरे भाई, काफी फायदा होगा परीक्षा के व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो कहां है? इसका राइट आंसर है सी, सिक्किम में। सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सिक्किम में। देखिए इससे जुड़े इंफॉर्मेशन क्या है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। संसार की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी हाइट इतना है, कंचनजंगा पर्वत के नाम पर इस पार्क का नामकरण कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क के रूप में किया गया। ठीक है, यह पार्क कस्तूरी मृग, शाह और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है भाई, उत्तराखंड में। देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके निकट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए राइट आंसर है पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पढ़ लीजिए इंफॉर्मेशन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है और मरुस्थलीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। पेड़ और पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा को बांध देते हैं और मृदा का अपरदन होने नहीं देते हैं। शुष्क कृषि तथा पशुपालन और चारे तथा ईंधन के लिए पौधे लगाकर भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिसंग्रहणशाला स्थापित की गई थी। कहां पर की गई थी? तो डिगबोई में की गई थी, डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में तेल की पहली परिसंकरणशाला स्थापित की गई थी। कहां की गई थी? डिगबोई में। देखिए भाई, भारत में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई तेल परिशोधन संयंत्र न केवल भारत का बल्कि एशिया में भी सबसे पुराना तेल संयंत्र है। भारत में पहली वाणिज्यिक तेल संपन्न सफलतापूर्वक सितंबर 1889 में स्थापित की गई थी और भारत में पहला आधुनिक तेल संयंत्र असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा सितंबर 1901 में स्थापित किया गया था। तो इनकी इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मशीन टूल एक उदाहरण है। मशीन टूल एक उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तुओं का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूंजीगत वस्तुओं का। मशीन टूल एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण थी तो किसकी थी? यूनानियों। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था।
तो किस राज्य में था भाई? तो बाहमनी, बाहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था वो। हाँ, यह सही है बात। सही बात है भाई, सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोहम्मद गवान बाहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। कौन सा सूचकांक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, राइट ऑप्शन सी नंबर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो अल्पाधिकार में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कुछ विक्रेता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सदा स्थिर और नियत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सदा स्थिर और नियत। किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, सदा स्थिर और नियत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। ठीक है, एक दल की प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये देखिए कर्मचारी चयन आयोग, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, बाकी सब संवैधानिक निकाय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। कौन था भाई? तो डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ये दास्ता का अंत विलियम बेंटिक के टाइम में नहीं हुआ था, ये पहले ही हो गया था अकबर के टाइम में। ठीक है, बाकी सब विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है दास्ता का अंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है देवदार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये सदाबहार वन है, ये सदाबहार वन है। बाकी सब पर्णपाती वनस्पति हैं। ये देवदार जो कि सदाबहार वन है, ये ठंडे प्रांतों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। कैसी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन क्या है। भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए भाई, कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। इस मिट्टी की खासियत क्या है कि इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। खादर में ये तत्व भांभर की तुलना में अधिक मात्रा में विद्यमान है, इसीलिए खादर अधिक उपजाऊ है। भांभर में कम वर्षा के क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी ऊसर अथवा बंजर होती है। भांभर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भांभर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। और पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल खरीफ और रबी फसलें हैं। ठीक है, जैसे दाल, कपास, तिलहन, गन्ना और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ठीक है, तो इस मिट्टी की खासियत यही है। इस क्वेश्चन का आंसर जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो जलभर कहलाती है। जलवृत या जलभर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए भाई, जलभर क्या होता है? तो जलभर, जलवृत अथवा जलभरा एक्वीफायर कहा जाता है। धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। किसके देखिए भाई, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के नहीं, ये नहीं होते हैं। देखिए ये हो जाएंगे, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किसी के जन्म दिवस पे नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को।
28 फरवरी को इसका थीम क्या था 2021 में? तो थीम क्या था 2021 में? फ्यूचर ऑफ साइंस। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, फ्यूचर ऑफ साइंस, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन देखिए इनोवेशन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, जो पूछ लेता है क्वेश्चंस, तो इसका थीम आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए ये बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रैंड। नेक्स्ट देखते हैं, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? देखिए ये सारा बेस में कर लीजिएगा भाई। Na2SO4 ये बेस में है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SO4 10H2O। इसका सूत्र क्या होता है धोने का सोडा का? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट आंसर। देखिए ये सारे बेस में है, NaHCO3 ये भी बेस में है, CaOH2। ठीक है, और इसको लिखा गया है Na2CO3 10H2O। यही आपका आंसर भी है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो क्या नाम है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्कन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? कौन सी है? तो राइट आंसर है डी, नियोन। नियोन होती है विक्कन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियोन है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, नियोन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियोन भरा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। नियोन प्रकाश में धुंध और कोहरे को भेदने और विमान का पथ निर्देशन हेतु सुरक्षा के लिए बीकन लाइट में भी नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है भाई? तो जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूत्र कणिका। देखिए राग धुना जिसे कहा जाता है किसका उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोनीफेरस होगा। कोनीफेरस शंकुधारी पेड़
ठीक है, कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़ किस राल या धुना किसका उत्पाद है? तो कोनीफेरस का। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, कई पौधों विशेष रूप से शंकुधारी पेड़ों से हाइड्रोकार्बन स्राव के रूप में प्राप्त होने वाले चिपचिपे पदार्थ के लिए राल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह अन्य पौधों के अंदर द्रव यौगिक के रूप में पाए जाने या स्राव के रूप में बाहर निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ जैसे सैप, लेटेक्स या लासा से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नारियल का पानी है। तो नारियल का पानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विकृत तरल एंडोस्पर्म है। ठीक है, विकृत तरल एंडोस्पर्म, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, हरे नारियल के अंदर द्रव रूप में पाया जाने वाला शुद्ध व स्वच्छ नारियल जल एंडोस्पर्म कहलाता है। एंडोस्पर्म पौधों के बीच का भाग है जो पौधों के विकास के लिए भोजन संचित रखता है। प्रारंभिक विकास में यह विकास के अपने परमाणु चरण के दौरान नारियल के एंडोस्पर्म के लिए निलंबन के रूप में कार्य करता है। नारियल पानी में शर्करा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फ्री अमीनो एसिड और वृद्धि को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पत्रकालिका या बुलबिल किसमें भाग लेते हैं? तो पत्रकालिका कायिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पत्रकालिका या बुलबिल कायिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवश्यक एमिनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से है जिसमें सभी आवश्यक 8 एमिनो एसिड विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है। पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्तंभ होता है प्रायः, तना होता है प्रायः धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए शब्द इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ है? तो आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण से। ठीक है, आने वाली सौर विकिरण से, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, आपतन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों से है। इसे वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आपतन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो याद रखिएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाल भूभाग। लाल भूभाग टेरा रोसा का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? लाल भूभाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साधारण शब्दों में लाल मृदा या लाल भूमि को लैटिन या इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। ठीक है, यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? केवल संवेग सुरक्षित रहता है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केवल संवेग सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, कौन सी है? द लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर। देखिए नेक्स्ट देखिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। ठीक है, इसी के अनुपात में रखा जाता है, 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ये देखिए ये करंट वाला तार है, स्टार वाला आप मत समझ लीजिएगा। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस प्रभाव पर काम करता है भाई? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है लेड क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेड क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सभी अम्लों का साझा तत्व है, कौन है? हाइड्रोजन है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों सिलिका जेल का एक छोटा पाउच, देखिए यहां टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, किसके लिए? शीशी को गर्म करने के लिए, बैक्टीरिया को। तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? वह धर्मी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उभयधर्मी अम्ल। यह जल में अविलय होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत सरकार। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है? राई, राई है,
चावल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चावल नहीं है, चावल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोलकाता और दिल्ली NH नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NH 2 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची की धारणा जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट देखिए, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, पौधों में। देखते हैं नेक्स्ट, गुर्दे को निष्पंदन इकाई कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। गुर्दे का निष्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। तो उच्चतर पौधे के बीजों को पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एंडोस्पर्म। देखिए ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, विटामिन बी का। ठीक है, विटामिन बी का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव, ये सही है बिल्कुल। पौंडीचेरी, फ्रांसिस मार्टिन। ये गलत है भाई, अहमदाबाद ये सही है, मद्रास फ्रांसिस डे। पौंडीचेरी में कौन स्थापित किया था भाई, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। देखिए ये क्या हो रहा है, ये पौंडीचेरी पुर्तगालियों का था। ठीक है, सबसे पहले फ्रांसिस मार्टिन यहाँ नहीं थे। ठीक है, पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। फ्रांसीसियों के भाग्य का, अंग्रेजों का नहीं है, फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किससे युद्ध से हुआ था, तो वांडीवास की लड़ाई से हुआ था। किससे हुआ था, वांडीवास की लड़ाई से हुआ था। देखिए ये कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। वांडीवास की लड़ाई कब, 22 जनवरी
1760। इसी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था ये, ठीक है। और अपना ये प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 टू 48, ठीक। और बक्सर की लड़ाई 1764, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांडीवस की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इसी से फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ। तो किस समझौते से क्रीमिया युद्ध का समापन हुआ था, तो पेरिस समझौता से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्रीमिया का युद्ध, देखिए यह इंफॉर्मेशन है, क्रीमिया का युद्ध काला सागर के आसपास हुआ, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों से एक माना जाता है। युद्ध का कारण स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। क्रीमियन युद्ध का समापन पेरिस समझौते से हुआ था, ठीक है। पेरिस समझौता से इस युद्ध का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है, गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं, तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वलित पर्वत का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो उष्ण महासागरीय धारा गल्फ धारा है। ऑप्शन नंबर ए गल्फ धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, तो एक निबल 4 बीटों के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए इंफॉर्मेशन है, एक निबल में 4 बीट होते हैं, ये दोनों डेटा स्टोर करने की इकाई है। और एक बाइट में 8 बीट होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा भाई मेरे, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, जबकि एक निबल में 4 बीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपसढ़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसका है, तो रामायण के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामायण के, ठीक है, रामायण के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो अंग था, वत्स ये नहीं था। इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है, इलाहाबाद के चारों तरफ का है। ये सब बिहार के ही क्षेत्र थे, वज्जी मगध ये बिहार में ही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है, तो 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 32।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर डी है ये, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो कुमार संगकारा को, कुमार संगकारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। ठीक है, इनको Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इजराइल। ठीक है, इजराइल, राइट आंसर इजराइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है भाई, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जयंत खोबरागड़े। ठीक है, जयंत खोबरागड़े। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामांकन किया जाएगा? तो वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो DRDO। ठीक है, वो संस्था कौन सी है? DRDO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये काम किया है। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितना हवाई अड्डा था यार? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो गुजरात सरकार की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात सरकार। ठीक है, तो यहां अपना सेशन समाप्त होता है। तो मेरे भाई, अगर